कॉलेज के ज़माने में हमें प्रिंसिपल नसीरुद्दीन साहब ने एक दिन बज़्म अदब के पीरियड के दौरान हम सब स्टूडेंट्स को ये माफूकुल फितरत कहानी सुनाई थी। दरअसल ये कहानी मौसूफ प्रिंसिपल साहब की अपनी ज़ात से जुड़ी कहानी थी। इसका अछूता और मुनफरिद प्लाट मुझे अच्छा लगा। मैं इसे आपकी खिदमत में बिल्कुल उसी तरह पेश कर रहा हूँ जैसा कि उन्होंने हमें सुनाई थी। मेरा नाम मोहम्मद शफी है। मैं पाकिस्तान बनने से पहले मौजूदा भारत के शहर मद्रास के मोहल्ले में 1937 में पैदा हुआ। मेरा बाप एक गरीब मजदूर था। वो एक हिंदू के पास उसकी फैक्ट्री में मजदूरी किया करता। माँ के अलावा हम 3 बहन भाई थे, यानी मैं, मेरा छोटा भाई नजीर और छोटी बहन मुन्नी थी। हम तीनों बहन भाई शहर के एक औसत दर्जे के स्कूल में पढ़ा करते थे। हमारे घर के हालात बहुत नागुफ्ता बे थे, बहुत गुर्बत थी। दाल रोटी इंतहाई मुश्किल से पूरी हो रही थी। हमारे वालिद साहब का एक बचपन का दोस्त जिसका नाम राजा सैन सिंह था, वो इंतहाई लालची, हासिद और दौलत का भूखा था। उसे दौलतमंद बनने का बड़ा शौक था। वो इतना लालची था कि उसने दौलत की खातिर अपने सगे भाई को भी कत्ल कर दिया। लोगों ने उसे सिर्फ नान तान की, बल्कि उसे कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा हो गई। लेकिन न जाने उनसे कौन सा कानूनी चक्कर चलाया कि सिर्फ 2.5 साल बाद अपील वगैरह करके रिहाई हासिल कर ली। वो बड़ा ढीठ था। वो अपने इस घिनौने इकदाम से जरा भी शर्मिंदा नहीं था, बल्कि पहले से ज्यादा दौलत के हासिल करने में हर मुमकिन तरीके अपनाने में लग गया। सूद, मनशियात, जुआ के जरिए वो ज्यादा से ज्यादा रुपया कमाने लगा। बदकिस्मती से जिस मकान में हमारा गरीब खानदान मामूली किराए के इवज रह रहा था, वो उसकी मलकियत था। अब्बा क्योंकि उसके बचपन के दोस्त थे, इसलिए उनसे मुरवजा रेट से कम किराया लिया जाता। अगरचे अब्बा उसको दिल से पसंद नहीं करते थे, वो उससे जान छुड़ाते थे, लेकिन उसे मुंह लगाना अब्बा की मजबूरी थी, क्योंकि हम राजा सैन सिंह के किराएदार जो थे, उन्हें ये खतरा था कि ऐसा ना हो कि किसी वजह से वो नाराज हो जाए और वो मकान खाली करने का कह दे। वो अब्बा के पास तकरीबन रोजाना आया करता था। वो जब भी आता और उसे सिर्फ पैसे कमाने या उसी किस्म की बातें करने की धुन सवार होती। वो हमारे बहन भाइयों के हाथों में किताबें और कलम देखकर कहता, अबे ये तू इन्हें कापियां क्यों देता है? किताबों के चक्कर में तूने इन्हें डाल रखा है। मैं दावे से कहता हूँ कि इनका कोई रोशन मुस्तकबिल नहीं है। इन दोनों लड़कों को किसी काम धंधे में डाल ताकि घर में कुछ रोकड़ा आए और तुम्हारी गुर्बत भी धुले। अब्बा उसे टाल मटोल कर देते। एक दिन खुसूसी तौर पर वो हमारे घर आया। उसने अब्बा से कहा, मैं तेरे लिए एक ऐसा तोहफा लाया हूँ, अगर तूने कबूल कर लिया तो दौलत तेरे कदम चूमेगी। मेरी माँ की तबीयत बिल्कुल राजा सैन सिंह से मिलती थी। मेरी माँ भी बहुत लालची तबीयत की थी। उसने राजा सैन सिंह के मुंह से ये जुमला सुना तो बावर्ची खाने से जल्दी में अपनी हथेलियों में आटे का पेड़ा घुमाते हुए आई और लालची अंदाज में बोली, हाँ बताओ भैया, क्या तोहफा है? तोहफा ये है कि मेरे पास एक ऐसा चिल्लाए खास है जिसको करने वाला दौलत का बादशाह बन जाता है। यार इस लालचन को ना भड़का, ये तू इसे कौन से फजूल रास्ते दिखला रहा है? अब्बा ने उसे गुस्से से कहा, अरे तू इस तरह मुझ पर चिल्ला रहा है जैसे मैंने तेरे नुकसान की बात कर दी। अरे मूर्ख इंसान, तुझसे ज्यादा होशियार तो भाभी है। अरे चल यहाँ से निकल, मैं तेरा मकान खाली कर दूंगा। अब्बा ने कहा, अबे मैं तुझसे अपना मकान खाली करने को तो नहीं कह रहा। बात क्या हो रही है और तू कहाँ ले गया? अब्बा ने गुस्से से कहा, अबे चल यहाँ से। राजा सैन सिंह हमारे घर का दरवाजा छोड़ते हुए ताना मार कर गया, तू सड़ता रह इस गंदी रामू गली में। वो ऐसी लालच की तीली लगा कर गया कि मेरी माँ के अंदर लक्ष्मी हासिल करने की ख्वाहिश आग की तरह भड़कने लगी। राजा सैन सिंह की बात मान लो, वो जिस अमल का जिक्र कर रहा है वो हमें करना चाहिए, और ये झगड़ा ख्वामख्वाह बढ़ता रहा। माँ को तो ऐसे लगता था जैसे दौलत और मालदार बनने की राह में जुनून की हद तक पागल हुए जा रही थी। राजा सैन सिंह तो अब्बा से तलख कलामी की वजह से ना आया। अम्मा खुद ही चुपके से उसके घर चली गई। उसने वहां उन्हें न जाने क्या पट्टी पढ़ाई कि अम्मा ने बाप से लड़ना शुरू कर दिया कि वो राजा सैन सिंह का बताया हुआ अमल करे। अब्बा चूंकि रासिख अकीदा, नमाजी और परहेजगार आदमी थे, वो इन चीजों से नफरत किया करते थे। उनका अकीदा था कि इंसान को हमेशा जायज कमानी चाहिए और मेहनत के साथ किस्मत पर शुक्र करते रहना चाहिए। राजा सैन सिंह ने माँ को बताया कि दौलत हासिल करने के लिए उसे एक जिन को काबू में करना पड़ेगा, इसे बच्चे का खून चाहिए होता है। अम्मा के मुंह से ऐसी मकरू और घिनौनी बात जब अब्बा ने सुनी तो उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने माँ के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। बहरहाल बात यहाँ तक पहुंची कि लालची माँ ने घर में इतना अजाब डाला कि उन्होंने अब्बा से तलाक का मुतालबा कर दिया।
दर हकीकत माँ के दिलो दिमाग में चिल्ला काट कर दौलत हासिल करने का भूत सवार था। अब्बा ने उन्हें 1000 बार समझाने की कोशिश की कि राजा सैन सिंह एक बदमाश, फराडिया और लालची इंसान है। तुम खुदा के लिए अपनी किस्मत पर शाकर रहो। लेकिन माँ न मानी। अब्बा ने माँ को तलाक न दी, लेकिन उन्हें कहा कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। मैं जबकि बाप से मानूस था, मैं उनके साथ ही रहा। दिन गुजरते रहे। इस अरसा में ये हुआ कि अब्बा ने राजा सैन सिंह का मकान खुद ही छोड़ दिया। वो मुझे शहर के दूसरे इलाके सुंदर नगर ले आए। यहाँ उन्होंने एक छोटा सा क्वार्टर किराए पर लिया। मुझे अपनी माँ, बहन, भाई की याद तो आती, लेकिन दिल में सब्र करके रह जाता। 2-3 महीने के बाद पता चला कि हमारे ननिहाल वालों के पास न जाने कहां से दौलत आ रही है। उनकी जिंदगी के वतीरे बदल कर रह गए हैं। भाई नजीर और बहन को शहर के सबसे महंगे स्कूल में दाखिल कराया गया और माँ ने उनके लिए एक मंजिला मकान खरीद लिया है। वक्ती तौर पर फितरी एहसास से कमतरी महसूस हुआ, लेकिन उसके साथ साथ दिल में ये हकीकत भी रोशन थी कि माँ जो कुछ भी कर रही है वो गैर शरई है। एक दिन माँ बजाते खुद एक अच्छी मोटर गाड़ी में बैठकर बड़ी शान से आई। उसने अब्बा और मुझसे दरख्वास्त की कि हम उसके साथ नए मकान में चलें। उन्होंने बताया कि उसने राजा सैन सिंह के बताए हुए अमल पर चिल्ला काटना शुरू कर दिया और दौलत आनी शुरू हो गई। अब अमल की कुछ नोक पलक ठीक करनी है, जिनको राजी करना है। अब्बा ने उसे डांटते हुए निकाल दिया। वो जाते हुए हमारी दहलीज पर थूकते हुए ये कहकर चली गई कि तुम रवायती पुराने जहन के आदमी हो, तुम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। वो इतनी बेदीद हो गई कि उन्होंने मुझे प्यार भी न किया और वो चली गई। मैंने मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास कर लिया तो मुझे लाहौर शहर इस्लामिया कॉलेज में पढ़ाई के लिए आना पड़ा। मैं फर्स्ट ईयर में था कि मुझे एक दिन मद्रास से अब्बा का टेलीग्राम मिला कि फौरन से पहले वापस आओ। उन्होंने वजह न लिखी कि क्या मामला है। बहरहाल मैं पहली गाड़ी में जब घर पहुंचा तो वहां ताला लगा हुआ था। पड़ोसी से मालूम हुआ कि अब्बा कहाँ गए हैं तो उसने बताया, तुम्हारी माँ, बहन, भाई और ननिहाल के काफी अफराद अस्पताल में जिंदगी और मौत के दरमियान लटक रहे हैं। मैं उल्टे पांव अपने ननिहाल गया। वहां मेरी आंखों ने यह मंजर देखा तो मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई। वहां पूरा घर गिरा हुआ था। वो मलबे का ढेर बन चुका था। इमदादी टीमें और लोग उसे हटाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। मैं आगे बढ़ा। घबराहट, थकन, परेशानी से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। किसी ने मेरी जानिब देखा तो उसने मुझसे कहा, बेटा जल्दी चलो, तुम्हारी माँ अस्पताल में दम तोड़ने वाली है, उसकी हालत बहुत खराब है। मैं और वो साइकिल पर बैठकर वहां पहुंचे। अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में वालिद साहब गम से निढाल बैठे हुए थे। मुझे पता चला कि दोनों बहन भाई फौत हो गए और माँ दम तोड़ रही है। मुझे जब माँ के पास ले जाया गया तो उन्होंने चंद बातें की। उन्होंने कहा कि मैंने दौलत को हासिल करने की लालच में राजा सैन सिंह के बताए हुए जिन को काबू करने में जो चिल्ला काटा, उसके लिए खुदा मुझे माफ करे। मैंने वो कुछ किया जो मुझे किसी सूरत नहीं करना चाहिए था। बेटा, मैं लालच में अंधी हो गई थी। दौलत की हवस ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी और इस लालच और हवस में मैंने वो काम किए जो मैं बताते हुए भी शर्माती हूँ। मैंने इस लालच में आकर, उस जिन की बातों में आकर मैंने कई बच्चों को कत्ल किया और उस जिन को पेश किया। आखिर उन कत्ल किए हुए बच्चों की माओं की बद्दुआओं का असर तो होना था। मैं इस काम में बेदरेग पैसे लुटा रही थी, जिसकी वजह से मुझ पर किसी को शक नहीं था कि ये काम दरअसल कौन कर रहा है। लेकिन आखिर कब तक? एक दिन वो जिन किसी बात पर मुझसे बिगड़ गया और फिर उल्टा मुझ पर ही बरस पड़ा। मेरी शामत आनी थी जो ऐसा होना था। ये दौलत मुझे रास ना आई। ये दुनियावी सुकून, ये दुनियावी लालच उल्टा मेरे गले का फंदा बनकर रह गया था। उसने वक्ती तौर पर तो खुश होकर मेरे कदमों में दौलत के ढेर लगा दिए, लेकिन आखिरी चिल्ले में मुझसे गलती हो गई, जिस बात पर वो बुरी तरह नाराज हो गया और उसने हमें बहुत अजियतें दी। बेटा, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं लालच और हवस में कितनी अंधी हो गई थी। अपने मासूम फूल जैसे बच्चे को छोड़ दिया, अपने फरिश्ता सिफ्त खामद को भी छोड़ा, लेकिन ये दौलत मुझे रास ना आई। उस जिन ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। रात को न जाने क्या हुआ, ठीक ठाक मकान बिला वजह किसी नादीदा ताकत के हिलाने से ऐसा लर्जा कि वो गिरकर मलबे का ढेर बन गया। हो सके तो बेटा मुझे माफ कर देना। वैसे मेरे गुनाह ऐसे हैं जिन्हें माफ किया नहीं जा सकता। मैंने लालच में अंधे होकर अपने मजाजी खुदा को छोड़ा और अपने बेटे को भी छोड़ा, लेकिन उसकी सजा बिलाखिर मुझे मिल गई। तुम हमेशा अपनी किस्मत और मेहनत पर शाकिर रहना और ऐसे उल्टे सीधे चिल्ले वगैरह के चक्कर में कभी मत पड़ना। ये कहते हुए मेरी माँ मेरी आंखों के सामने दम तोड़ गई। मैं पत्थर का बुत बना अपनी माँ को मरते हुए देख रहा था
और सोच रहा था कि काश अगर मेरी माँ मेरे बाप की बात उस वक्त मान लेती और लालच में अंधी ना हो जाती और इन चिल्ले और इन जैसे चीजों में ना पड़ती, तो आज हमारा घर सुखी और खुश होता। हम उसी गुर्बत की जिंदगी में बहुत अच्छे दिन गुजार रहे थे जैसा कि पहले था, मगर जैसे ही ये लालच हमारे घर में दाखिल हुआ, हमारा घर तबाह हो गया। दोस्तों, आपको कहानी के